हाँ जी, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में अपने कहाँ तक पढ़ लिया था? अच्छा, लास्ट क्लास जो अपनी चल रही थी वो पृथ्वी की घूर्णन गति पर चल रही थी, है ना? तो देखो, आज आपकी जो क्लासेस रहेगी वो 2 क्लासेस रहने वाली है। इसके बाद में जो सेकंड क्लास रहेगी, जो उसमें अपने अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो जो सेकंड क्लास आप लोगों की रहने वाली है, वो सेकंड क्लास में वही टॉपिक चलेगा जो इसके पहले चल रहा था। आज क्लासें 2 रहने वाली है। तो आज जो इसमें पहली कक्षा जो अपने रहने वाली है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक रहता है हमारा, भौगोलिक चिंतन का इतिहास जो है, इनके जो सिद्धांत हैं, कौन कौन से भूगोलवेताओं ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, किस प्रकार के इनके किताबों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सारी जो चर्चाएं वो आज की कक्षा में करेंगे। इस कक्षा में अपने जो देखने वाले हैं वो देखेंगे कि सबसे पहले कि पिछला जो पेपर हुआ था 16 अक्टूबर 2022 को, जो ज्योग्राफी का द्वितीय पेपर, जो प्रश्न पेपर हुआ था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि भूगोल वेता वाले जो पार्ट से इसमें से 13 प्रश्न पूछे गए थे बेटा। और मोस्टली यही होता है कि 10 से 12, ये ले लीजिए बेटा, आप लोग ये ब्लड ले लीजिए, आ जाइए बेटा, एक उनको भी दे दीजिए। ओके, बेटे तो मैं आपको बता दूं बेटा कि भी आज जो क्लास रहने वाली है, 2 कक्षाएं रहने वाली है, ठीक है। इसमें जो एक सबसे नया जो पार्ट जो शुरू हो रहा है, इसमें ज्योग्राफिकल थॉट्स के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं, भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास मतलब जैसे कि यूनानी भूगोलवेता हुए हैं, अरबी भूगोलवेता हुए हैं, अमेरिकन भूगोलवेता हुए हैं, तो इनसे कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछले पेपरों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पिछले जो पेपर हुआ था 16 अक्टूबर के दिन हुआ था 2022 में, उसमें इसमें भौगोलिक चिंतन का जो इतिहास है या जो ज्योग्राफिकल थॉट्स है, इससे टोटल 13 प्रश्न पूछे गए थे बेटा, ठीक है। और 13 का स्कोर बहुत ही अच्छा स्कोर है, इतना ज्यादा हार्ड जो ये टॉपिक नहीं रहता है। इसमें एक प्रकार से ऐतिहासिक बातें ही है कि कौन से भूगोलवेता ने कौन सा सिद्धांत दिया है, वो अच्छे से अगर समझ में आता है तो आप लोगों को इसमें 13 या 14 प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो उनमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। इसके अलावा भी देखें, अपने दोनों फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं बेटा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश में जो ज्योग्राफी वाला जो पार्ट रहता है वो थोड़ा इजी रहता है। हिंदी में थोड़े से शब्द कठिन होते हैं, लेकिन इंग्लिश वाला जो पार्ट रहता है इसमें थोड़ा सा इजी रहेगा, तो अपने बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। दूसरा जो अपने विशेषता जो अपने पढ़ेंगे, तो पहले इसमें पिछले जो प्रश्न आए हैं, पिछला पेपर दिया था आपने? अच्छा, एमए ज्योग्राफी, ठीक, ओके। आपने पिछला पेपर नहीं दिया, ओके, ठीक है। ध्यान से सुनो कि भी इसमें पिछले पेपर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, उन पर भी अपने को चर्चा करनी, ताकि आपको टॉपिक शुरू होने से पहले आपको ये ध्यान में आ जाए बहुत अच्छे से भी थॉट से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि बुक्स ज्यादा पढ़ लेते हैं, भी किताबों के प्रश्न ज्यादा आते हैं, भी ये बुक किसकी है, इस पेपर में भी पूछा गया था कई सारी बुक्स का। और दूसरा जो आता है वो आता है ये कहां से थे, भूगोल वेता जो थे ये कहां से थे, और उनसे जो अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं वो इनके कालक्रम से पूछे जाते हैं। कालक्रम से कैसे? निम्न भूगोलवेताओं का सही कालक्रम बताएं। तो फिर उसमें ऑप्शन भूगोलवेताओं के नाम होंगे, आपको क्रम से बताना कि सबसे पहले ये आए थे, उनके शिष्य ये थे, इनके बाद में इनकी ये थ्योरी आई थी, या इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो 3 प्रकार के प्रश्न इसमें से रहते हैं। तो आज जो अपनी क्लास रहेगी भौगोलिक चिंतन का इतिहास है, इसकी जो पीपीटी है वो आप लोगों को ऐप पर भी मिल जाएगी बेटा, जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो आपको ऐप पर ये जो पीपीटी है वो मिल जाएगी, और आपको बेटा ये प्रिंट मिल ही चुका है, ओके। तो इसमें बाद में नोट डाउन करेंगे, तो पहले आप सुन लो। ज्योग्राफिकल जो इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल जो थॉट है, भौगोलिक चिंतन का इतिहास है। मोस्टली हम लोग भौगोलिक चिंतन का जो इतिहास शुरू करते हैं बेटा, वो यूनान सिविलाइजेशन जो है बेटा, ग्रीक जो सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं अपने, यूनानी सभ्यता जो है, वहां से शुरू होता है। भूगोल का जो इतिहास पढ़ते हैं अपने, वो वहां से शुरू करेंगे। इसमें देखो, भौगोलिक विचारों का प्राग इतिहास, क्या आप लोग प्राग इतिहास के बारे में जानते हो कि प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्राग ऐतिहासिक का मतलब है कि इसमें मानव की उत्पत्ति का विकास तो हो चुका है, कि मानव विकसित हो चुका है, या पूर्णतः विकसित तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी कौन सा कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है? लेखन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, लिखने की जो शैली है वो मनुष्य के पास अभी तक नहीं आई थी। तो इस समय का जो काल है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्राग इतिहास कहते हैं, कि भी जहां के कोई लेखन जो प्रणाली है वो शुरू नहीं हुई थी, तो उसे हम प्राग इतिहास कहते हैं। और इस प्राग इतिहास को एक अपने और नाम भी दे सकते हैं बेटा, इसको क्या नाम दे सकते हैं अपने? पाषाण काल भी बोला जा सकता है, इसको अपने पाषाण काल भी बोल सकते हैं। और वो आपको पता ही है कि पाषाण काल को फिर अपने कितने भागों में बांट देते हैं बेटा? 3 कालों में बांट देते हैं। पूरा पाषाण काल बोल देते हैं, और इसका मध्य पाषाण काल और नव
पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। फिर अपने पढ़ते आग का आविष्कार हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था। और मैं आपको ये जो यूनान की सभ्यता के बारे में या ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि भूगोल जो है ना बेटा, भूगोल है वो सभ्यताओं का विकास का सब सहगामी है। सभ्यताओं का जैसे जैसे विकास हुआ है ना बेटा, वैसे वैसे ही क्या हुआ है, भूगोल का विकास हुआ है। तो ये सभ्यताओं के बारे में हम लोग जानेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा। तो प्राग इतिहास मतलब मानव उत्पत्ति विकास हो चुका है, लेकिन लेखन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। क्या बच्चों आप लोग जानते हो कि लेखन कार्य सबसे पहले कहां शुरू हुआ था? लेखन कार्य बेटा सबसे पहले मेसोपोटामिया या जिसको अपने मिस्र की जो सभ्यता है, इजिप्ट सिविलाइजेशन जो है, वहां से सबसे पहले लेखन का जो कार्य वो शुरू हुआ था। तो अपने देखना है कि प्राग इतिहास भी लेखन कार्य से पहले जो है, इसमें अपने को साक्ष्य मिलते, वो भी पत्थर के साक्ष्य मिलते इस प्रकार से। तो वो सारी बातें जो है वो अपने इसके अंतर्गत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अपने एक बार देख ले कि हम लोग कौन कौन से भूगोलवेताओं के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से के आविष्कार पढ़ेंगे, कौन कौन सी की यात्रा, कौन कौन से सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। प्राग ऐतिहासिक विचारों के अगुआ, सबसे पहले देखो हम लोग किसका योगदान पढ़ेंगे बेटा, यूनानियों का योगदान पढ़ेंगे। यूनानियों का योगदान बहुत ही रोचक कक्षा में रहने वाला है। यूनानियों का जो योगदान है बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है। उसमें होमर की बात हम लोग करते हैं, अरस्तु के कितने अच्छे अच्छे सिद्धांत हैं वो हम लोग देखेंगे कि जाओ और स्वयं तय करो कि भी कोई सिद्धांत स्वीकार योग्य है या अस्वीकार योग्य है। ऐसी थ्योरी जो है देने वाले। अपने प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो जो है, जिनके चौड़े कंधे होने के कारण उनको प्लेटो नाम दिया गया था। तो ये जो सारी बातें हैं, यूनान में प्लेटो आ जाता है, सुकरात आ जाता है, इनके बारे में भी अपने को पढ़ना। होमर, इलियड्स और ओडेसी ग्रंथ की हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी जो चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो इस सबसे पहले हमने यूनान के बारे में पढ़ने वाले। यूनान के बाद में किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, रोमन वासियों का भूगोल पढ़ेंगे। ये भी काफी इफेक्टिव होता है, इनकी किताबें ज्यादा पूछी जाती है रोमनों की। दूसरी बात करें कि प्राचीन भारतीय और चीनी विद्वानों की भौगोलिक विचारधाराएं पढ़ेंगे। भारतीयों से तो काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा आप लोगों से, है ना, इस वाले पेपर में आए हैं। मैं आप लोगों को अभी प्रश्न पत्र भी करवाऊंगा बेटा, पीछे वाला जो है। इसके बाद में देखो अरब भूगोलवेता है। अरब भूगोलवेताओं में तो सबसे पहले आप लोगों को पता है, या तो अपने पूछा जाता है अश्व अक्षांश के बारे में, हॉर्स लैटिट्यूड पूछ लिया जाता है बेटा, या मानसून का जो है ना बेटा, क्लाइमेटोलॉजी जिसको अपने बोलते हैं, जलवायु विज्ञान है, उसमें इनका अरबी भूगोलवेताओं का थोड़ा सा योगदान ज्यादा रहता है बेटा। इसके बाद में विभिन्न जो है यात्री आए थे भूगोलवेता, उनकी यात्रा, जैसे वास्को डी गामा की यात्रा, हम लोग पूरी यात्रा करेंगे बेटा, कहां कहां से कौन कौन से द्वीप से होते हुए वो आए थे। और इसके अलावा हम बात करेंगे आविष्कारों का क्या प्रभाव पड़ा था, जैसे नोमेन यंत्र का इस ज्योग्राफी पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो नोमेन यंत्र का तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, उसी से हम लोग पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगा पाए, उसी से हम दिशाओं के बारे में जान सके थे। तो ये सारे आविष्कारों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो ये हमारा रहेगा। अब आप देखो किसमें लिखा रखा है कि 16 अक्टूबर 2022 को जो स्कूल व्याख्याता विषय भूगोल प्रश्न पत्र हुआ था बेटा, इसमें कौन कौन से और किस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के जो पूछे गए थे थॉट्स वाले पार्ट से, ये मैंने आपको लगभग इस पेपर में बेटा 13 प्रश्न पूछे गए थे। इस पेपर में लगभग इससे 13 क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफिकल थॉट से, और जिसमें मैंने आप लोगों को 12 या 13 प्रश्न जो है एज इट इज पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने आपको दिए हैं कि बेटा ऐसे ऐसे जो प्रश्न है वो इसमें से पूछे गए। तो पहले हम थोड़ी चर्चा किसके बारे में करें कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या उनका टारगेट रहता है, या ज्यादा प्रश्न आने की संभावना कहां से रहती है, कौन कौन से पार्ट अपने को पढ़ने चाहिए। पहले देखो सबसे पहला प्रश्न आप लोग इसमें देखते हो तो निम्नलिखित में से अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जो है बेटा, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से ये प्रश्न पूछा गया है, जनसंख्या भूगोल जिसको अपने कहते हैं बेटा, उससे ये प्रश्न पूछा गया है। अनुकूलतम शब्द किसके द्वारा दिया गया था, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। और हम पढ़ते यूरोप का जो जनसंख्या सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था, माल्थस के द्वारा दिया गया। देखो जनसंख्या वाला जो पार्ट है इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको 2 वरना 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते ही हैं। और पूरे पेपर की बात करें ना बेटा तो जनसंख्या भूगोल जो है हमारा 5 प्रश्न कहीं नहीं लेके जाता, क्योंकि आप लोगों को जनसंख्या भूगोल से बात करते तो हम राजस्थान का पढ़ते, तो राजस्थान में लिंगानुपात को लेकर या साक्षरता को लेकर जो वो प्रश्न पूछा जाता है। एक अपने भारत से लेकर प्रश्न पूछा जाता है, भारत की जनसंख्या से, और 3 या 4 प्रश्न जो रहते हैं वो सिद्धांतों के रहते हैं। तो इसमें देख लो ये आ गया अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, एडविन कैनन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न जो है वो पूछा गया था सिद्धांत से। दूसरा देखो, अब आपको पहला प्रश्न में क्या पता चला है कि सिद्धांत पढ़ने जरूरी है, कम से कम अपने को 20 सिद्धांत याद होंगे ना बेटा, ये इसका है, इसका मतलब हम 3 ऑप्शन को कट कर पाएंगे। ठीक है, पूर्णतः सारे सिद्धांत अगर याद नहीं है तो भी आप लोगों को याद रखना है,
3 जो है वो आप काटना सीख जाओगे, इसका मतलब तीसरा हिस्सा याद कर लो, आप लोगों को इसमें कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इसमें क्या पूछा गया कि वो कहां से थे, इसका मतलब हमें यह पता होना भी बहुत ही जरूरी है कि कौन सा यूनानी भूगोल वेता है, कौन सा रोमन भूगोल वेता है, कौन सा इसके बाद में अरबी भूगोल। देखो अरबी भूगोल वेता तो अलग ही रहेंगे, वो तो आप लोगों को पता है, उनका नाम ही जो अपने को देख के पता चल जाता है, उर्दू टाइप के उनके नाम रहते हैं। तो ये अमेरिकन भूगोल वेता है। तो अब इसमें देखो इन्होंने पूछा है भी कौन से देश से किसका संबंध रहा है, तो आप लोग देखो एनजे स्पाइकमैन जो है बेटा ये बिल्कुल सही बात है, ये यूएसए के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। इसके बाद में रुडोल्फ केजेलेन जो थे ये बिल्कुल सही बात है, स्वीडन के थे। और ऐसे प्रश्नों को मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो ज्यादातर संभावना रहती है वो दो ही प्रकार की रहती है, या तो 1 2 3 4 सही होता है, बिल्कुल सही बनाते हैं, क्योंकि जो ज्यादा जिनका लगभग पता होता है ना, जिनको पढ़ते अच्छे से तैयारी करते हैं, वो अनुमान लगा लेते हैं इस प्रश्न का लेवल क्या रहता है। या ना बेटा एक ऑप्शन ऐसे होता है, इसमें तो खैर नहीं है, एक ऑप्शन ऐसा होता है जो अलग ही दिखेगा, जैसे इसमें देखो 1 1 और इसमें 3 3 है ना बेटा, तो अगर मैं मान लो कि इसमें भी मैं अगर 3 कर दूं ना बेटा, यहां 1 कर देते हैं, यहां अगर इसमें मैं 3 कर देता हूं, तो अपने को एक ऑप्शन क्या दिख रहा है, अलग दिख रहा है, तो अलग वाला जो होता है इसका लगभग उत्तर रहता है। अब मोस्टली अगर पेपर में 5 प्रश्न आते हैं तो 3 प्रश्न ऐसे पक्के हो जाते हैं, तो ध्यान से सुनना। एच मैकिंडर जो है ये कहां के थे बेटा, ब्रिटेन से ही थे। एच मैकिंडर कहां के निवासी थे, ये ब्रिटेन के निवासी थे। एच मैकिंडर जो पूरा नाम इनका क्या था, हालफोर्ड जे मैकिंडर था बेटा, मैं लिख देता हूं हालफोर्ड जे मैकिंडर। अब आप बोलोगे कि सर इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कि पूरे नाम से क्या बेटा, जो जनसंख्या का सिद्धांत दिया यूरोप की किसने, माल्थस ने, और हम हमेशा से थ्योरी ऑफ माल्थस पढ़ते आए हैं कि माल्थस का यूरोप का जो जनसंख्या का सिद्धांत है, और उसमें हम पूरा डिटेल भी पढ़ लेते हैं क्योंकि इतना इजी दिया है। उन्होंने कहा है कि भी जनसंख्या जो वृद्धि होती है वो गुणात्मक दर से होती है। गुणात्मक दर मतलब 2 4 8 16 32 इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन जो खाद्य सामग्री होती है ना बेटा, खाद्य सामग्री वो किसमें, अंक गणितीय, अंक गणितीय मतलब 1 2 3 4 5 6 इस हिसाब से बढ़ती है। फिर हम लोग बनाते हैं कि ये 200 सालों के अंदर, या इस ये जो लगभग अपने देखते हैं कि 256 गुना जो है वो बढ़ जाती है जनसंख्या, और खाद्यान्न बढ़ते हैं मात्र 9 गुना। तो इसका मतलब यही होता है कि भी माल्थस ने इतनी अच्छी थ्योरी दी है और वो सारे बच्चे समझ के भी जाते हैं। लेकिन इस बार पेपर में क्या हुआ कि माल्थस का पूरा नाम बताइए, इतना इजी प्रश्न कि माल्थस का पूरा नाम बताइए। अब प्रश्न में दिक्कत ये कि अंग्रेजों के नाम एक जैसे होते हैं, उसमें नाम दे रखा था जेम्स रॉबर्ट माल्थस, विलियम जेम्स माल्थस, है ना, और कोई आगे और लगा देंगे, लॉर्ड विलियम लगा देंगे ये, तो इनके आगे जो ये नाम रहते हैं बिल्कुल सेम रहते हैं। तो उनका नाम क्या था, थॉमस रॉबर्ट माल्थस था। तो इनमें जो मुख्य मुख्य व्यक्ति है ना बेटा, इनके आप लोगों को थोड़ा नाम भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में चौथा ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, OH स्पेट, और ये कहां के निवासी थे बेटा, ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के ही निवासी थे। तो इसका जो प्रश्न जो आप लोगों का वो तो पता चल जाएगा, 1 2 और 3 क्या है इसका सही रहने वाला है। लेकिन इसका OH स्पेट है, पूरा नाम लिख ले बेटा, ऑस्कर हेरमन क्रिस्टिन, ऑस्कर हेरमन हेरमैन क्रिस्टिन स्पैट, क्रिस्टिन स्पैट, ये इनका पूरा नाम था बेटा। और रुडोल्फ कैजेलन जो है बेटा ये स्वीडन के थे, स्वीडन में इनका जन्म हुआ था 13 जून 1864 को, 13 जून 1864 का इनका जन्म है। जो मैं इसमें प्रश्नों में जो बातें लिखवा रहा हूं वो सारी के सारी महत्वपूर्ण है बेटा, क्योंकि लगभग आपने देखे होंगे 2 या 4 प्रश्न एग्जाम में क्या आते हैं, रिपीट आते हैं बेटा, ठीक है। तो उसमें अपने को काफी सारी सहायता मिल जाएगी, तो उस प्रकार से अपने देखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखना बेटा, अगला जो प्रश्न है ये देखो, ये अगला प्रकार अपने को पता चल गया। हमने 3 प्रकारों की बात की थी, एक तो देश पूछा जा सकता है, एक सिद्धांत पूछा जा सकता है, और एक क्या पूछी जा सकती है, बुक्स पूछी जा सकती है इनकी। तो आप लोगों को बड़े अच्छे से मिलाना है बेटा इसको। देखो आपको अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिसको आधुनिक भूगोल का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं बेटा, तो इनकी पुस्तक हम लोगों को पता है कौन सी पुस्तक है बेटा, इनकी कॉस्मोस नामक पुस्तक है। तो पहले का क्या होगा बेटा, 3 होगा, पहले का 3 होगा, एक ऑप्शन कट हो जाएगा। दूसरा देखो रिटर डाई अर्डकुंडे जो है बेटा, ये किसकी पुस्तक है बेटा, रिटर की तो पुस्तक है। डाई अर्डकुंडे ये किसकी पुस्तक हो जाएगी बेटा, रिटर की पुस्तक हो जाएगी। तो दूसरे का कौन सा हो जाएगा बेटा, 4, तो दूसरे का जो 4 हो जाएगा तो दूसरे का 4 2 में आएगा बेटा, तो इसका मतलब ये तो कट हो गया, या तो पहला होगा और या कौन सा होगा बेटा,
चौथा होगा। अब इसके बाद में 2 किताबें अपने को और देखनी है, तो इनको अच्छे से देख लीजिए। एक है हंटिंगटन, तो हंटिंगटन की है बेटा कौन सी, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट हो जाएगी। तो इसके बाद में जो है चौथा है उसका पहला होगा, तो इसका मतलब उत्तर ये हो जाएगा। उत्तर लगा लीजिए इसका। भी हम्बोल्ट जो है इन्होंने कॉस्मोस नामक पुस्तक लिखी है, और हम्बोल्ट में इधर लिख लेना बेटा, पनामा नहर का विचार इन्हीं के दिमाग में आया था। पनामा नहर का जो विचार आया था वो सर्वप्रथम इन्हीं के दिमाग में आया था, और इन्होंने कोसमोस है बेटा, कोसमोस है, ये लगा देना, कोसमोस नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, और इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं बेटा, इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, तो इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं। ये इनकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और पनामा नहर आपको पता ही है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से क्या करती है बेटा, अलग करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भूगोल की किससे आया बेटा, परिभाषा से प्रश्न पूछा गया है। अगर विद्यार्थी थोड़ा सा भी अगर इसमें ध्यान रखता है तो ये प्रश्न कोई ज्यादा हार्ड नहीं पूछा गया था। देखो क्या देगा, भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र निर्माण की कला में कार्य करता है, मानचित्र निर्माण की कला में कार्य करता है। देखो इरेटोस्थनीज के बारे में हमारा कुछ ना कुछ तो जरूर सुना हुआ होता है कि इनकी पुस्तक ये है, इन्होंने सबसे पहले तापमान का वर्गीकरण किया, इन्होंने जो अलेक्जेंड्रिया वेधशाला में है इनको ज्योग्राफी शब्द देने का श्रेय जाता है, विश्व भूगोल का पिता कहा जाता है इनको, इरेटोस्थनीज को। इन्होंने पृथ्वी की परिधि के बारे में भी बताया था, नोमेन यंत्र का उपयोग करके इन्होंने पृथ्वी की परिधि का भी उपयोग किया था, लेकिन इसके बारे में हमने कभी ये ऐसी बातें नहीं सुनी है बेटा। स्ट्रेबो का हम लोग पढ़ते हैं, तो स्ट्रेबो एक भूगोल का महान भूगोलवेता था बेटा ये, है ना। इसके 43 ग्रंथ हम लोग देखेंगे कि 43 ग्रंथ, इतने तो ज्यादा इरेटोस्थनीज के नहीं है, इरेटोस्थनीज से भी खतरनाक भूगोलवेता स्ट्रेबो था बेटा, तो इसका भी पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अब हम लोगों ने पढ़ा है टोलमी, टोलमी को साहित्यिक चोर के नाम से जाना जाता है, इन्होंने मैप चुराया था, इनको साहित्यिक चोर कहा जाता है, इसका मतलब इन्होंने किसी का मैप चुराया है। तो चुराया किसका था बेटा, एनेक्सिमेंडर का। विश्व में सबसे पहले मापन क्रिया के द्वारा, मतलब पूरी मापन क्रिया के द्वारा जिन्होंने मैप बनाया था वो किसने बनाया था बेटा, एनेक्सिमेंडर ने बनाया था। अब एनेक्सिमेंडर जो है इन्होंने क्या पूरा सही मैप बना दिया था विश्व का, बिल्कुल नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था, इसमें थोड़ी सी कहानी सुन लीजिएगा आपको इस प्रश्न में। हाँ ये मैं आपको बता दूं कि विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र, विश्व का सर्वप्रथम मानक मानचित्र, जो मानचित्र है ये किसने बनाया था बेटा, इरेटोस्थनीज ने ही बनाया, इसके एनेक्सिमेंडर ने बनाया था। देखो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले परिधि बताई बेटा, किसकी, पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया। वो मैं बाद में जब इरेटोस्थनीज पढ़ाऊंगा तो वो आपको सारे शहर भी बताऊंगा बेटा, इसने कैसे 7 डिग्री 12 मिनट का कोण बनाया, किस स्थान से क्या बातें रही थी, वो सारी पढ़ेंगे। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले परिधि के बारे में बताया। इन्होंने मान लो कि 25,000 स्टेडिया परिधि बताई, कोई भी एक आंकड़ा मान लो, चलो भी 25 नहीं माना तो एक बार 30 मान लो, वैसे 25 ही है इनका आंकड़ा। तो 25,000 स्टेडिया इन्होंने क्या बता दी, पृथ्वी की परिधि बताई। अब एक दिक्कत आ जाएगी, स्टेडिया क्या है सर, स्टेडिया बेटा दुनिया में दूरी मापने की जो सबसे पहले इकाई आई थी ना बेटा, हाँ वो स्टेडिया ही थी। और ये दूरी मापने की जो ये बातें थी ना बेटा, ये कहां से शुरू हुई थी, ये भी मिस्र से शुरू हुई थी। आप हिकेटियस का नाम जानते हो, जिनको प्रादेशिक भूगोल का जनक कहते हैं। हिकेटियस ने जो है मिस्र की जब यात्रा की थी, वहां के जो पुरोहित थे वो किसी न किसी चीज को माप रहे थे। फिर इसने जो हिकेटियस है इन्होंने भूमापी, जिसको अपने क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है भूमापी कहते हैं, भूमि का जो मापने वाला जो होता है, इसमें ज्योमेट्रिक कहते हैं क्या, इसको कहा जाता है भूमापी कहते हैं बेटा, भूमापने वाला, भूमि मापने का जो यंत्र होता है भूमापी, ठीक है। इन्होंने काफी सारी परमें भी दी थी बेटा इन्होंने। तो एनेक्सिमेंडर है, इन्होंने विश्व का सबसे पहले मानक मानचित्र बनाया। लेकिन जैसे ही इरेटोस्थनीज ने जैसे 25,000 स्टेडिया बताया ना बेटा इन्होंने परिधि को, तो एक व्यक्ति पढ़ते अपने कौन सा, जिसका नाम है पेसिडोनियस, नाम सुना होगा पेसिडोनियस। और ये जो पेसिडोनियस है ना बेटा, इसने इरेटोस्थनीज ने कहा कि भाई, ये कह रहा है इरेटोस्थनीज को कि भाई साहब आप झूठ बोल रहे हो, नहीं इतनी परिधि तो नहीं है पृथ्वी की। तो बोले कितनी होगी,
पेसिडोनियस कहता है कि लो मैं बता देता हूं ये बिल्कुल सही है। कितने हजार हो गए बेटा? 18,000 स्टेडिया। भी आप इतना अनुमान तो रख ही सकते हो, इरेटोस्थिनीज ने ज्यादा बताई है और पेसिडोनियस ने क्या बताई है? कम बताई है बेटा। इतना तो अंदाजा हो गया, ठीक है। अब इस गलत बात को आपको पता लोग वैसे भी ज्यादा स्वीकार करते हैं, तो पेसिडोनियस की बात को स्वीकार किया किसने बेटा? एनेक्सिमेंडर ने। अब पेसिडोनियस ने बता रखी थी 18,000। अब जिसकी परिधि बेटा 18,000 है वो पृथ्वी छोटी बनेगी, और जिसकी 25,000 है वो क्या बनेगी बेटा? बड़ी बनेगी। तो इसने जब इस परिधि को आधार मान के और विश्व का जब मानचित्र बनाया ना बेटा, तो आपको पता है कि जगह क्या दर्शाई जाएगी? पास पास में दर्शाई जाएगी। भी दूरी पूर्णतः सही तय हम लोग नहीं कर पाएंगे। भी बड़ा है तो इसमें अपने को पूरी दूरी तय हो सकती है, भी हाँ इतनी ज्यादा दूर है, बीच में ये स्थान है। तो इसमें नजदीकता से क्या हुआ? पूरे विश्व का मानचित्र बनाया गया। किसने बनाया? एनेक्सिमेंडर ने। किसकी परिधि का आधार मान के? पेसिडोनियस की। अब जब एनेक्सिमेंडर पूरा मानचित्र जो है वो कंप्लीट करने वाला था, तब टोलमी भाई साहब चुरा के ले गए इसको। इसने कंप्लीट नहीं किया, बनाया उसी ने था सबसे पहला मानचित्र। टोलमी ने कहा नाम मेरा होना चाहिए दुनिया में। उसने कंप्लीट करके और जो पूरा मानचित्र कंप्लीट किया वो धक्के चढ़ गया किसके? कोलंबस के। किसके पास चला गया बेटा? कोलंबस के। अब कोलंबस क्या कहता है? कोलंबस अपने राजा के पास जल्दी से पहुंचा। गाल प्रदेश होता था बेटा, गाल प्रदेश थे सारे, गाल का जो राजा था तो उसके पास पहुंचा कौन? कोलंबस। और कोलंबस जाकर उसको कहता है कि राजा जी मुझे इतनी संपत्ति या धन दे दीजिए, इतनी नावें दे दीजिए, इतनी खाद्य सामग्री दे दीजिए। अब मुझे सही मैप मिल गया है, अब मैं भारत को ढूंढ दूंगा। अब मैं भारत को ढूंढ दूंगा और अपने मसालों का सीधा व्यापार कर लेंगे, ये अरबी जो बिचौली है इनसे हमारा पीछा छूटेगा। गाल के प्रदेश के राजा ने कहा भी इतना जल्दी मत करो, आप लोग थोड़ा और इस मानचित्र पर विचार कर ले। बोले नहीं नहीं, अब मेरे को मानचित्र मिल गया, अब मुझे जाने दीजिए। तो जो ये टोलमी है, ये पश्चिम से यात्रा करते हुए भारत की खोज के लिए निकला था। पश्चिम से इसने खोज करते हुए जब निकला ना बेटा, तो ये जैसे ही कोलंबस स्पेन का निवासी था बेटा, ठीक है, ये चला तो पश्चिम इधर वाली साइड पश्चिम की ओर जब चलेगा तो परिधि छोटी थी, उस हिसाब से इसको अनुमानित हुआ कि भाई भारत तो पहुंच गए, कोई द्वीप आया, कोई क्षेत्र आया ना। अब इसने भारत की पहचान क्या बनाई थी? पहले अंदाजा ही लगाते थे बेटा कि भाई ऐसा गांव आता है तो उसमें पहले पीपल का पेड़ आता है तो वो गांव फलाना गांव है जी, पहले उस गांव से पहले सरकारी स्कूल आता है या नहर आती है, ऐसी निशानियां होती थी गांव की। आजकल तो जीपीएस है वगैरह है जो आप लोग रखते हो। तो अब इसने पढ़ा कि भारत के जो लोग हैं, भारत मसाले और विलास के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। मसाले और विलास मतलब पेय पदार्थ, चाय और कॉफी जो होती है उसके लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। यूरोप एक ठंडा प्रदेश है बेटा, और ठंडे प्रदेश में मसालों की डिमांड क्या होती है? ज्यादा होती है। भारत गर्म प्रदेश है और यहाँ पर भरपूर मात्रा में मसाले होते हैं, इसीलिए तो वास्को डिगामा 1492 में आके गया, वो क्या लेके गया? मसाले लेके गया, और उसी के कारण पूरी दुनिया में भारत चर्चा में था। तो जो कोलंबस था इसने पढ़ा कि भारत के लोगों का आंखों का कॉर्निया जो होता है वो काला होता है, भारत के लोगों के बालों का रंग काला होता है, भारत के लोगों का जो रंग होता है वो गेहुआ रंग होता है, और भारत के लोगों की जो औसत या एवरेज हाइट होती है वो 5.5 फुट के आसपास होती है। ये निशानी थी भी ऐसे लोग जहां मिल जाएंगे वो भारत है। ये जो है ना बेटा कोलंबस, ये जहां से चला पश्चिम में, इसको एक द्वीप दिखा बेटा। पहले आगे बड़ा भूखंड था लेकिन एक द्वीप दिखा, ये जिस द्वीप पर पहुंचा तो इसको लगा भारत तो आ गया, ठीक है बेटा। अब ये जिस द्वीप पर पहुंचा आप अंदाजा लगाए कि उसने सबसे पहले ट्रिक लगाई 5.5 फुट वाली, तो वहां इसको 6 फुट से कम कोई दिख ही नहीं रहा था बेटा, ठीक है। और वहां गेहूं रंग का तो ऑप्शन ही नहीं था, या तो पूरे ही काले जेड ब्लैक और या पूरे ही लाल। अंग्रेजों के ये दो ही ऑप्शन होते हैं, गेहूं रंग तो बहुत रेयर देखने को मिलता है। तीसरा, अब अंग्रेजों के आंखों का कॉर्निया भी भूरा होता है, अब जिसकी भूरी आंखें होती है भूरे बाल होते हैं, हम उसको अंग्रेज कह ही देते हैं। तो ये कोई भी ट्रिक नहीं लगी, तो कोलंबस जो है उसको लगा ये भारत तो नहीं है, नहीं है, ये द्वीप था बेटा वेस्ट इंडीज। अब वेस्ट इंडीज वाले भारत में कहां से मिल जाए बेटा? निशानी बिल्कुल नहीं मिलने वाली। ये थोड़ा आगे गया, आगे गया तो ये अमेरिका में जब देखा तो यहां पर इसको लाल लोग दिखे, तो इसीलिए आज भी अमेरिका के लोगों को क्या कहा जाता है बेटा? रेड इंडियन कहा जाता है, ये कोलंबस ने कहा है। और दूसरी बात है कि ये जिस द्वीप पर पहुंचा था, ये उसका नाम वेस्ट इंडीज क्यों रखा गया? क्योंकि भारत तो रह गया बेटा पूरब में, स्पेन से पूरब में रह गया, और ये कहां पहुंचा? पश्चिम में, तो वेस्ट, और इसके लिए तो क्या था? ये इंडिया ही था, तो इसने इसका नाम क्या रखा? वेस्ट इंडीज रखा। इसके बाद में ये जब यहां से वापस लौटा था ना बेटा,
यहां से जब वापस लौटा था तो गाल के राजा ने कोलंबस को फांसी दे दी थी। कोलंबस की बात खत्म। ठीक है बेटा, क्यों? अब आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि सबसे पहली गलती किसकी थी? पेसिडोनियस की थी। पेसिडोनियस की बात मानी किसने? एनेक्सिमेंडर ने। एनेक्सिमेंडर का मैप किसने चुराया? टोलमी ने। और टोलमी की बात मान के भुगतना किसको पड़ा बेटा? कोलंबस को। तो ये आप लोग मानचित्र कला के बारे से ये प्रश्न पूछा गया है, तो विश्व का सबसे पहले मानक जो मानचित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया था बेटा? एनेक्सिमेंडर के द्वारा बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि इसमें ये दे रखा है बेटा कि वे मानव भूगोल, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। निम्न में से मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस पर आप लोग पहले विचार करके इसको देख लीजिए कि भी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। मानव भूगोल पूछ रहा है ये कि मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, निम्न में से ये जो है मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है? देखो, ये प्रश्न भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, +2 की बुक से उठाया गया प्रश्न है ये। +2 की बुक पढ़ते हो तो उसमें अच्छे से ये सारी बातें लिखी हुई आ जाती है। हम ना बेटा मानव भूगोल जब पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें पहले बात याद रखना, कार्ल रिटर और रेटजेल, ये दो नाम अपने को मोस्टली मिलते हैं, कार्ल रिटर और रेटजेल। इनको ही इनका जो मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, इनको ही, है ना बेटा, कार्ल रिटर और रेटजेल को। अब देखो, कार्ल रिटर इसमें ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा है? रेटजेल है। तो फेडरिक रेटजेल इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब आप समझ रहे हो कि प्रश्न तो हार्ड नहीं आते, प्रश्न हार्ड नहीं आते, पर ये अब लग रहे हैं हमें यहाँ अब लग रहे हैं ऐसा। परीक्षा जो कक्ष होता है ना बेटा, परीक्षा का जो हॉल होता है, उसमें एक अलग ही डिप्रेशन होता है, और वो ऐसा होता है कि वो विषय को लेकर ज्यादा रहता है, जिसकी हमें सबसे ज्यादा तैयारी होती है भी, जिसकी अब आप लोगों की तैयारी जो होगी वो अच्छी तैयारी तो ज्योग्राफी को लेकर आनी होने वाली है। उतनी ना पॉलिटी में पकड़ हो सकती है, उतनी ना अन्य इतिहास में हो सकती है। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है ना बेटा, उसी में हम क्या करते हैं? डिप्रेशन में आ जाते हैं। भी हमें होना तो क्या चाहिए कि ये तो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें तो कैसा भी प्रश्न आए हमारी कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ, पूरा डिटेल से पढ़ा हुआ है। देखो, अभी समय है अपने पास, काफी सारा समय है, तो इस संपूर्ण भूगोल को हम पूरी डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास अगर सीमित समय होता है ना, भी कोई दिनांक तय होती कि इस तारीख को पेपर है, तो बेटा ये बातें तो बाद की थी भी, कैसे प्रश्न आते, पहले सिलेबस पूरा करने पर हम लोग टारगेट रखते हैं, तो फिर वो बात नहीं होती। अब ये जब 22 के 23 जो प्रश्न आज की कक्षा में होंगे, इनसे आपको पूरा जो ये थिंकरों वाला जो पार्ट है इसका समझ में आ जाएगा भी लेवल क्या था, प्रश्नों का लेवल क्या था, कौन कौन से पार्ट से प्रश्न पूछे गए, और ये समझ में आने से आप विषय वस्तु में थोड़ी रुचि पैदा हो जाएगी, और वो पढ़ने में थोड़ा सा क्या लगेगा? इंटरेस्टिंग लगेगा बेटा। तो फेडरिक रेटजेल के बारे में इसमें पढ़ना था बेटा। उत्तर निकालिए इसका, कार्ल रिटर, कार्ल रिटर। ठीक है, ये देखो, पहली बार समताप रेखा, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखा होती है बेटा, ऐसे हम समलवण पढ़ते हैं, समलवण मतलब समान लवणों वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समलवण रेखा, और इसके बाद में समान तापों वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कौन सी होती है? समताप रेखा। तो ब्लास का इससे कोई संबंध नहीं था बेटा, और रेट जेल में अभी अभी आपको बता के आया हूं बेटा, है ना, तो इसका आपने मुख्यतः ध्यान कहां रखना है? अब आपके पास हंटिंगटन और हम्बोल्ट, तो अब इसमें ज्यादातर इफेक्ट आपका जो नाम सुना हो वो कौन सा है बेटा? हम्बोल्ट है। एक ये भी ध्यान रखना, जो चर्चित भूगोल में था ना वो कुछ ही है, पढ़ना तो देखो हमें सारों के बारे में पड़ेगा, और वो इसलिए मैं ना आपको पहले पूरी दुनिया के भूगोल वेता करवाऊंगा बेटा, इस देश के ये भूगोल वेता है। ठीक है, पहले नाम याद हो जाएंगे, इसका मतलब 2 प्रकार के प्रश्न हमारे कंप्लीट रहेंगे, निम्न में से कौन सा भूगोल वेता कहाँ का है, तो ये हमारे सारे प्रश्न जो उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हम्बोल्ट ने दी थी, और पूरा नाम लिखना है तो लिख लो बेटा, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कौन से प्रश्न पे थे? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हो जाएगा, हम्बोल्ट तो लिखा हुआ है, इसका उत्तर लगा लीजिए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान दें
कि सर्वप्रथम यह है, किसने कहा था कि इतिहास संस्कृति और जीवन पद्धति है तथा व्यवसाय जलवायु द्वारा निर्धारित होते हैं। तो ये तो बात एकदम कितनी सिंपल बात है बेटा, थोड़ा सा वर्ड अलग दिया गया है यहाँ पर। देखो व्यवसाय को मैं रोजगार बोल दूं, रोजगार के जो संसाधन है वो कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं बेटा, जहां की जलवायु अच्छी होगी, क्योंकि जलवायु अच्छी होगी तो वहां फसल उत्पादन अच्छा होगा, वहां वर्षा अच्छी होगी, वहां पर उन्हीं प्रकार के उद्योग रहेंगे, उद्योग रहेंगे तो वहां पर रोजगार के जो संसाधन है वो बढ़ेंगे। जैसे आप राजस्थान में देखते हो, राजस्थान का हमारा जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना बेटा, उसमें मैदान भी अपने पड़ते हैं, और उसी क्षेत्र में दक्षिण में वर्षा भी राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती। तो ये जो क्षेत्र है रोजगार की दृष्टि से, और उसी में जनसंख्या घनत्व क्या रहता है, सबसे ज्यादा रहता है। तो इस प्रश्न को करो बेटा अच्छे से, कि यह किसने यह समर्थन किया कि इतिहास संस्कृति जीवन पद्धति है तथा व्यवसाय जलवायु द्वारा निर्धारित होते हैं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा बेटा ई हटिंगटन। ई हटिंगटन जो है ये इसका उत्तर रहेगा। तो इसका निशान लगा लीजिए कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि व्यवसाय जलवायु द्वारा निर्धारित होते हैं, ई हटिंगटन हो जाएगा बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट देखो बेटा, प्रवाल भित्तियों से संबंधित हिमनद नियंत्रण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। अब आप जो प्रश्न देख रहे हो उसमें क्या पूछा जा रहा है बेटा, या तो किताब पूछी जा रही है, या स्थान पूछा जा रहा है, और या क्या पूछा जा रहा है, सिद्धांत पूछा जा रहा है। तो तीनों चीजों पर अपने विशेष जो है वो ध्यान रहेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको रोजाना के 10 बुक्स दूंगा बेटा, 10 बुक्स मतलब याद करने के लिए 10 राइटर 10 उनकी किताबें। तो डेली हम लोग करेंगे तो 10 दिनों में अपने पास 100 बुक्स याद हो जाएगी। फिर अपने सभी का एक साथ मेजर क्या बना देंगे, टेस्ट बना देंगे। ओके, प्रवाल भित्ति, सबसे पहले तो आप इस नाम को जान लीजिए कि प्रवाल भित्तियां किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बेटा, प्रवाल भित्ति क्या होती है। हाँ, सूक्ष्म जीवों द्वारा या उनके कंकालों से निर्मित जो भित्ति होती है, भित्ति मतलब दीवार होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति कहते हैं। और प्रवाल भित्तियां सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और इनके लिए एक स्पेशल क्षेत्र होना चाहिए बेटा, एक तो कम गहरा क्षेत्र होना चाहिए, एक लवणता की मात्रा भी फिक्स होनी चाहिए, एक इसके अंतर्गत जो है ये तापमान का भी काफी इफेक्ट पड़ता है। 25 से 27 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर में सबसे ज्यादा ये होती है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है बेटा, ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, उसका भी प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो हिमनद नियंत्रण का जो सिद्धांत है बेटा, ये किसके द्वारा दिया गया है बेटा, दिल्ली के द्वारा दिया गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है और इस पे इंपॉर्टेंट रखना बेटा, हिमनद नियंत्रण सिद्धांत जो है। क्योंकि हाल ही में हिमनद काफी चर्चा में रहे थे। जैसे आपका वो 15 डिग्री वाला जो प्रश्न रहा था, पृथ्वी का औसत टेम्परेचर, पृथ्वी का औसत टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, पहले 14.5 डिग्री सेल्सियस था, तो अब जो है ये 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका प्रभाव कहां पर पड़ रहा है, हिमनदों पर ही पड़ रहा है, बर्फ पर पड़ रहा है। और ये जो सारी बातें हैं ये हमने पर्यावरणीय समस्या बन चुकी है हमारी एक लिए, कि भाई हिमनद जल्दी से पिघल जाएंगे तो हमारे पृथ्वी पर मीठे पानी का या पीने योग्य पानी का सबसे अच्छा स्रोत ही क्या है बेटा, हिमनद ही तो है। 2.05% सबसे बड़ा जो मीठे पानी का स्रोत है हमारे पास, हिमनद ही है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला। ये देखो प्रश्न कहां से पूछा गया है बेटा, बुक से पूछा गया है। तो बताइए, दी अनस्टेबल अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, J.A. स्टीरियस, सर जॉर्ज एरी, W.M. डेविस, अल्फ्रेड वेगनर। एक ऑप्शन को आप लोग काट सकते हो बेटा, कौन से को, अल्फ्रेड वेगनर को काट सकते हो। सर जॉर्ज एरी नहीं है बेटा, W.M. डेविस भी नहीं है, तो इसमें निशान लगाइए बेटा J.A. स्टीरियस। ये जो मैं किताबें हैं आज जिनमें इसमें इनका दूंगा मैं आप लोगों को, बुक्स जो याद करनी है आप लोगों को दिया जाएगा। 10वां प्रश्न पढ़े बेटा और इसका उत्तर करें। ऊंचा स्तंभ कम घनत्व मतलब जनसंख्या से आ रहा है, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व, निम्नलिखित में से यह संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। संकल्पना जो है वो किसके द्वारा, बोवी के द्वारा, हैफोर्ड के द्वारा। ये तो नहीं है, इसको तो हम लोग काट ही देते हैं। तो ये बेटा दी गई थी बोर्ड, हम हैफोर्ड ने तो ये नहीं दी थी बेटा, बोवी और प्राट में से एक हो जाएगा। तो इसमें प्राट उत्तर हो जाएगा बेटा। ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व, ये जो है प्राट की जो है संकल्पना है। क्या है कैसा है वो अपने जनसंख्या भूगोल में बात करेंगे। एक बार हम इसके प्रश्न देख लेते हैं। ये देखो बेटा, भूवादी विचारधारा किसके द्वारा दी गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन से विद्वान द्वारा भूगोल में भूवादी या जियो सर्किट जो है बेटा, ये जियोक्रेटिक जो है विचारधारा किसके द्वारा दी गई थी। पहला ऑप्शन इसमें आप लोग देख रहे हो, हमबोल्ट आ रहा है।
दूसरा जो आप इसमें ऑप्शन देख पा रहे हो बेटा वो आ रहा है, इसमें रेट जेल आ रखा है, रिटर आ रखा है और सैंपल आ रखा है। तो भूवादी मतलब भू राजनीति, वादी का मतलब क्या है, भू राजनीति लिख दो इसमें। कई बार क्या शब्द बदल जाता है तो उसमें हम लोग दिक्कत आ जाती है। भूवादी में लिख दो भू राजनीति। भू राजनीति जो है ये संकल्पना रेट जेल के द्वारा दी गई थी, निशान लगाए, ये जो है वो रेट जेल के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, संभववाद की वकालत, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं, थोड़ा सा इनका लेवल भी हार्ड रहता है बेटा, क्योंकि ये समूह में पूछे जाते हैं, समूह में पूछे जाते हैं। इसका मतलब आप लोगों ने आसान तरीके से मैं आपको बताऊं कि जैसे किसी ने कोई सिद्धांत दिया बेटा, ठीक है, जैसे माल्थस ने यूरोप की जनसंख्या का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के पक्ष में कौन कौन से लोग थे और उसके आलोचक कौन कौन से थे, समर्थन किस किस ने किया था और उसकी आलोचना किससे की थी, इस प्रकार का यह प्रश्न है। तो लुइस फेब्रे और जीन ब्रूस सावर, तो संभववाद में अपने इन दो का मुख्यतः अध्ययन यही करते हैं बेटा, तो यही उत्तर हो जाएगा इसका, लुइस फेब्रे और जीन ब्रूस सावर जो है इन्होंने संभववाद की वकालत की थी बेटा, ये आपको याद रखना है, ये दो ही मेन व्यक्ति है इसके अंतर्गत। अब इसके बाद में 13वां प्रश्न, सॉरी 13 प्रश्न थे, उसमें से 12 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए। तो अब आपको ऐसे थोड़ा ऐसे फील हुआ होगा कि भी ज्यादा हार्ड जो है वो थिंकर से प्रश्न नहीं पूछे जाते, हमें ध्यान किस चीज पर देना है ये भी आप लोगों को तय हो गया भी, हमें मोस्टली बुक्स पर याद देना है, सिद्धांत पर याद देना है, विचारधाराओं पर ध्यान देना है और उनके स्थानों पर ध्यान देना है कि ये कहां कहां पर कौन कौन से जो रहेंगे। इसके बाद में देखो, प्राग ऐतिहासिक विचारों के अगुवा यूनानियों का योगदान, सबसे पहले जो हम थिंकरों में पढ़ने वाले हैं वो किसका पढ़ने वाले हैं, यूनानियों का योगदान हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आप लोग सबसे पहले करोगे बेटा यूनान के बारे में लिखो, इसमें पेज में खाली जगह है उसमें आप लोग यूनान के बारे में लिखो बेटा लिखो। इसका सबसे पहले तो पढ़ेंगे बेटा यूनान जो है वो नामकरण किन के कैसे कैसे पढ़ा इसका, तो लिख दीजिए नामकरण। अब आप बोलोगे सर नामकरण से क्या अभिप्राय, नामकरण से अभिप्राय होगा बेटा तभी तो आप यूनानी लोगों को समझ पाओगे कि ये लोग कहां से थे, कब गए, कैसे भौगोलिक स्थिति पर इन्होंने भूगोल पर विचार करना प्रारंभ किया। दूसरी बात कि आप लोगों को यूनान का मैप पता होना जरूरी होना चाहिए। तो आप बताओ यूनान कौन कौन से सागरों के बीच में आता है, यूनान के साथ कौन कौन से सागर लगते हैं, अब इमेजिनेशन नहीं हो रहा है। हाँ अब देखो मैप मैं आपको करवाऊंगा, पर एक बात ध्यान से सुनना बेटा कि भी यूनान जो क्षेत्र है ना बेटा, ये है बाल्कन, आराम से देखना, बाल्कन जो प्रायद्वीप है, बाल्कन जो पहले सुना है प्रायद्वीप है, उस बाल्कन प्रायद्वीप का दक्षिणी पूर्वी भाग जो छोटे छोटे द्वीपों से जुड़ा हुआ भाग है, जैसे कि इंडोनेशिया है जो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों पर बसा हुआ है, उस प्रकार का जो भाग है वो क्या कहलाता है बेटा, यूनान कहलाता है। अब ये यूनान क्यों कहलाता है बेटा, अरे यूनान और ग्रीस शब्द का मतलब यही होता है जो छोटे 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 बड़े द्वीपों पर बसा हुआ हो। तो सबसे पहले इसका जो नामकरण है वो पहले मैं आपको यूनान और ग्रीस के बारे में बताऊं। अब ग्रीस नाम रोमनों के द्वारा दिया गया, यूनान हम लोगों ने नाम दिया बेटा इसको, ठीक है। तो अब इसमें आप लोग देख लो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो छोटे बड़े द्वीपों पर, द्वीपों का समूह लिख देते, तो छोटे बड़े द्वीपों का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, यूनान या ग्रीस कहते हैं। इसके अलावा हम लोग देखें कि यूनान जो है इसको ग्रीस नाम किसके द्वारा दिया गया बेटा, ग्रीस नाम इसको रोमन भूगोलवेताओं के द्वारा दिया गया। यूनान जो है, यूनान, यूनान इसका जो नाम दिया गया ये किसके द्वारा दिया गया बेटा, भारतीयों के द्वारा जो है इसको नाम दिया गया यूनान बेटा, ठीक है। इसके बाद में इसको एक हेलास भी कहा जाता है, यूनानियों को क्या कहा जाता है बेटा, हेलास कहते हैं। और हेलास शब्द इनके लिए क्यों आया है, क्योंकि ये ऊंचे बड़े क्षेत्रों में बसे हुए थे, क्योंकि उबड़ खाबड़ क्षेत्र है यूनान जो है ना बेटा, पूरे का पूरा पहाड़ी इलाका है। मैं आपको एक विशेषता बता देता हूं, अंदाजा लगा सकते हो तो लगा लो, यूनान का 80% भाग पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र है, यूनान का 80% भाग क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। इसका मतलब इनकी भौगोलिक जो विशेषता रही है वो विभिन्न प्रकार की रहेगी, घाटियां हैं, भ्रंश है ना, नदी सरिताएं हैं, इन सब चीजों की यहाँ पर क्या रहेगी, प्रचुरता रहेगी। और उसी से ये लोग सीखेंगे, इसी से ये लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि जो जितनी ज्यादा भौगोलिक समस्या आएगी उतनी ज्यादा यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा सीख पाएंगे। इसके बाद में इनको ग्रीस तो दे दिया, एक आयोनिया भी कहा जाता है बेटा इनको, आयोनिया,
आयोनियन जो है ये इनको फारसी या अरबी भूगोल वेताओं ने नाम दिया है। ये सारी बातें मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। हेलास जो है इनको क्या कहा जाता है कि आर्यों द्वारा ऊंचे पहाड़ों के नाम पर इनको नाम दिया गया, आर्य लोगों के द्वारा, आर्यों द्वारा ऊंचे पहाड़ों पर निवास करने के कारण, इस कारण इनको क्या कहा गया है बेटा। अब मैं वापस से बोल देता हूं, अब आपको बाल्कन प्रायद्वीप का पता चल जाए तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, है ना। अब देखो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा बाल्टिक सागर, नाम सुना है बेटा, बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर के किनारों पर आने वाले देशों को हम लोग कहते हैं बाल्कन देश। उनको क्या कहा जाता है बेटा, बाल्कन देश कहा जाता है। जैसे कि एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, और उससे ऊपर जो देश आते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जो आते हैं इधर, इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है। अब देखो अगर मैं कह दूं बेटा आप लोगों को कि ये पूरे का पूरा यूरोप है और ये पूरे का पूरा बाल्कन है, तो बाल्कन का ये दिशा उत्तर होगी तो बेटा ये वाली दक्षिण होगी, ये पश्चिम होगी और ये पूरब होगी। तो ये वाला क्षेत्र क्या होगा बेटा, यूनान होगा। ये वाला क्षेत्र क्या होगा बच्चों, यूनान होगा। समझ गए। यूरोप में अगर आप लोगों से पूछा जाए किस प्रकार का क्षेत्र है तो दक्षिणी पूर्वी भाग का क्षेत्र है। अब मैं आपको इसका मैप दिखा देता हूं, ये रहा बेटा यूनान, ठीक है। ये दक्षिणी पूर्वी भाग, ये एशिया माइनर आ गया है बेटा, ठीक है बेटा, ये एशिया माइनर है। और इससे इधर ऊपर का पूरा क्या रह गया बेटा, यूरोप रह गया। तो ये दक्षिणी पूर्व का भाग है। इसमें जो अपने को ये आप लोगों को दिख रहा है ग्रीस लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये पूरे का पूरा जो मैप आप देख रहे हो ये कौन सा आ जाएगा बेटा, यूनान का मैप आ जाएगा। इसमें देखो हम लोगों को कौन कौन से जो है वो क्षेत्र ज्यादातर याद में रखने। यहां देखो ये स्पार्टा है, स्पार्टा का इतिहास हमें जानना जरूरी है। ये है मेडिटेरेनियन सी, मतलब भूमध्य सागर। मेडिटेरेनियन का मतलब क्या है, भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है। और इसके बाद में ये देखो एंजियन सी, एंजियन सागर। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि भूमध्य सागर और एंजियन सागर के बीच का ये देखो प्रायद्वीप का हिस्सा तो लग रहा है ये आप लोगों को। प्रायद्वीप मतलब ऐसा भूभाग जिसके कितने और पानी हो बेटा, 3 और पानी हो। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे बेटा एथेंस के बारे में, कि ये जो ग्रीक में हम लोगों ने स्पार्टा तो पढ़ लिया है, इसके इधर वाले साइड में आएगा एथेंस, इसमें आ जाएगा एथेंस, एथेंस, ठीक है। और थीब्स, ये देखो छोटी छोटी क्या है, बस्तियों के रूप में बसे हुए हैं। ये जहां जहां के नाम ले रहे हैं ना बेटा हम लोग, तो इस प्रकार से छोटी छोटी बस्तियों के रूप में। और ये देखो कितने सारे क्या है बेटा, द्वीप दिख रहे हैं आप लोगों को, है ना बेटा। और एक हम जो सबसे ज्यादा बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, ट्रोय की बात करते हैं। ट्रोय पता है आप लोगों को, ट्रोय, ट्रोय वार नहीं सुना हुआ, ट्रोय युद्ध, ट्रोय युद्ध। आज यूनानियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और ट्रोय वॉर की बात ना हो ऐसा ठीक नहीं है। देखो यूनानियों के जो धार्मिक ग्रंथ है ना बेटा, जैसे हम लोग मानते हैं रामायण और महाभारत को मानते हैं। और ये रामायण और महाभारत जो है वो कोई महिला पक्ष को लेकर लड़े गए युद्ध है। जैसे रामायण जो हुई थी वो माता सीता को लेकर हुई थी, महाभारत आपको पता ही है द्रौपदी को, मतलब महिला विशेष को लेकर होने वाले युद्ध है। उसी प्रकार से बेटा एक यूनान में भी युद्ध हुआ 1180 से 1280 ईसा पूर्व के आसपास का, 1280 से लेकर 1180 या 1180 से ये ऐसा करके कोई काल आता है। उस काल में एक युद्ध हुआ था बेटा जिसको कहते हैं ट्रोय। ट्रोय क्या क्या काम था बेटा, देखो इस ट्रोय का जो राजा था ना बेटा, उसका जो राजकुमार था, उसके मध्य और इन ग्रीक यूनानियों के मध्य, या इसमें एथेंस मान लो, ये वाला जो क्षेत्र है, इनके मध्य आपस में रोजाना क्या रहता था, संघर्ष रहता था, युद्ध रहता था दोनों के बीच। दोनों में जब संघर्ष रहता तो ट्रोय के जो राजा थे उनका जो पुत्र था उनका नाम था पेरिस, मतलब यहाँ का राजकुमार था पेरिस। पेरिस को ऐसी कोई भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारी जो रानी होगी वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला होगी। इसके बाद में जो यहाँ का जो राजकुमार था पेरिस, वो कहता है कि भी हम दोनों जो है यूनान के साथ क्या कर ले बेटा, हम लोग संधि कर लेते हैं। ये एशिया माइनर वाला जो क्षेत्र है वो और ये ग्रीक वाला जो क्षेत्र है आपस में क्या कर ले, संधि कर ले। तो यहां से ट्रोय से जो है ना बेटा पेरिस जो चल के आता है वो यहाँ आता है, यूनान आता है। और जैसे ये यूनान आता है तो जो यहाँ का राजा था, कहाँ का, यूनान का जो उस समय राजा था बेटा, उसकी जो रानी थी जिसका नाम था हेलन, जिसका नाम क्या था, हेलन, तो वो
स्वयंवर में जीती हुई थी, जीता हुआ या स्वयंवर में जो जीत के आते हैं, जैसे अपने जो माता सीता थी उनको भी स्वयंवर ही चुना गया था, वो कौन सा वो बाण वगैरह उठाना था ऐसे, है ना। तो उस प्रकार से तो उस राजा की वो जो रानी थी हेलन, उसको वो स्वयंवर में जीत के लाया था बेटा। जब पेरिस इनके दरबार में आता है, जब पेरिस इनके दरबार में आता है तो वो अपना निर्भय ताकत दिखाता है बेटा, अपने उसके अंदर जो भी प्रतिभा थी वो दिखाता है। उस प्रतिभा से जो हेलन थी वो प्रभावित हुई, उस राजा की जो राजकुमारी थी। इधर से पेरिस ने उसको देखा तो वो उससे सुंदर जो महिला थी उसने कभी देखी नहीं थी, इसका मतलब उसने कहा भी मेरी भविष्यवाणी ऐसी हुई है, इससे सुंदर कोई महिला हो नहीं सकती। तो वो क्या करता है कि यहाँ यूनान से उस हेलन को कहां ले जाता है बेटा, ट्रॉय ले जाता है। ट्रॉय ले जाता है तो पीछे से सारे यूनानी जो है वो कहां पहुंचते हैं, ट्रॉय पहुंचते हैं। और ट्रॉय की जो दीवार है ना बेटा, ट्रॉय की जो दीवार है उसको इन्होंने यूनानियों ने 10 वर्षों तक घेरे रखा था बेटा, पर दीवार नहीं टूटी थी ट्रॉय की। 10 वर्षों के बाद जो है यूनानियों ने ऐसे अफवाह फैलवा दी कि हम लोग तो क्या जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, हम हार गए, या जिस प्रकार से कह के वो ट्रॉय से वापस आ जाते हैं। लेकिन ये जो ट्रॉय का ये तटीय क्षेत्र है ना बेटा, इस तट पर एक वो बहुत विशाल लकड़ी से बना हुआ घोड़ा छोड़ देते हैं, बड़ा एक लकड़ी का बना हुआ घोड़ा छोड़ के और ये चले जाते हैं। तो अब क्या किया, ये ट्रॉय वाले हैं वो राजी खुशी होंगे, पूरा जश्न मनाएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे। तो ये क्या है, ये जश्न मना रहे थे, और जश्न मनाते मनाते ये जो है इधर वाले क्षेत्र में घूमते घूमते इस घोड़े को उठा के कहां ले गए, ट्रॉय के अंदर ले गए। फिर उन्होंने खूब 2-3 बजे तक मस्ती की होगी, और फिर ये क्या हो गए, सो गए, थके हुए थे ये सो गए। और सोने के बाद कहा जाता है इस लकड़ी वाले घोड़े से जो है वो 10 यूनानी सैनिक निकलते हैं और पूरे ट्रॉय को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये ट्रॉय वॉर की जो कहानी है ना बेटा, ये हमें इलियड्स और ओडेसी ग्रंथ में पढ़ने को मिलती है। तो जितनी मान्यता, और इन ग्रंथों के रचयिता कौन है, होमर। इलियड्स और ओडेसी किसने लिखी है, होमर ने लिखी है। और ये भी मैं बता दूं बेटा कि होमर ने सबसे पहले ये कहा था कि सूर्योदय नदी सरिताओं से उदय होता है, और नदी सरिताओं में क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। आकाश जो है वो एक पूरे चद्दर की तरह ऐसे तना हुआ है, और ये जो इसको 4 स्तंभों पर ये खड़ा है, और उनको एटलस देवता या एटलस पर्वत संभाले हुए हैं। ये सारी थ्योरी किसकी है, होमर की है बेटा। तो ये होमर ने जो है ट्रॉय वॉर के बारे में बताया है। ट्रॉय क्षेत्र की बात भी हम लोग पढ़नी है, एथेंस की भी बात हम लोग पढ़ेंगे, एथेंस और स्पार्टा। इनमें जब बेटा ग्रीक और एथेंस में युद्ध हो रहा होता है ना, इस युद्ध में एथेंस लड़ा था, और एथेंस लड़ा तो एथेंस ने जब यूनानी सेना पहुंची तो इसने अपने जो है सैनिक को, फेडिपिडीज नाम था बेटा उस सैनिक का, फेडिपेडीज, फेडिपेडीज, इस फेडिपेडीज को बोला कि तुम भाग के जा, स्पार्टा से हमें सैनिक सहायता चाहिएगी, तो हमें सैनिक सहायता चाहिए। तो वो यहां से जब बेटा भागकर जब आता है ना बेटा यहां तक, तो ये कहा जाता है कि 48 घंटों में 225 किलोमीटर की दूरी, 150 मील की जो दूरी है फेडिपिडीज ने यहां से भागते हुए तय की। अब जब वो स्पार्टा पहुंचा तो स्पार्टा में कोई उत्सव चल रहा था, स्पार्टा ने कहा भी हम आपकी सहायता जो वो 1 वर्ष बाद में, 1 महीने बाद में करेंगे, अभी हमारे उत्सव चल रहा है। अब उनका उधर युद्ध चल रहा था, इनका उत्सव चला, इनका भाई साहब अब हम नहीं आ सकते, हमारे तो कोई घर पे मेहमान आए हुए हैं, हमारा तो उत्सव चल रहा है। तो अब ये सूचना भी इसको जल्दी पहुंचानी पड़ी। पहले तो ये चलो वो सोच रहा था कि ये सहायता दे देंगे तो आराम से भी चले जाएंगे, कोई बात ही नहीं, पहुंच जाएंगे। लेकिन अब देखो इधर से ये मैसेज देने के लिए ये इन्होंने मना कर दिया, तो ये भी भाग कर दिया गया। तो इस ऐतिहासिक दौड़ का नाम मैराथन है बेटा, इस ऐतिहासिक दौड़ का नाम क्या है, मैराथन। तो ये 225 किलोमीटर की दूरी थी जो फेडिपेडीज ने 48 घंटों के अंदर तय की थी, और इसी के इतिहास से अब हम लोग जो पढ़ते हैं वो 42 पॉइंट कुछ किलोमीटर की जो दौड़ होती है उसे मैराथन कहते हैं। तो आप लोग इस चीज से क्या समझ रहे हो कि एक तो ध्यान रखना कि भी ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई है वो कहां से हुई है, यूनान से हुई है। ओलंपिक खेलों का जन्मदाता यूरोप महाद्वीप कहलाता है बेटा। तो खेलों की शुरुआत यही हुई। थिएटर का आविष्कार कहां हुआ था, यूनान में हुआ है। तो ये ध्यान रखना, यूनान थिएटर और ओलंपिक खेलों का भी क्या जन्मदाता है। मैराथन दौड़ भी कहां से शुरू हुई, यही हुई, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले जो ओलंपिक खेला गया बेटा 776 ईसा पूर्व खेला गया था। ग्रीक की जो राजधानी है एथेंस, एथेंस में ये सबसे पहला ओलंपिक खेला गया था। जीएस कोई देवता है बेटा, उनका मेला बढ़ता था, उसमें ऐसे खेल खेले जाते थे, और जो विजेता होता था उसको जैतून, जैतून जो वृक्ष होता है उसके तनों से या उसके फूलों से बना हुआ जो है वो विजेता को हार पहनाते थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो 1896 में हुई है बेटा।
1896 में हुई आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। तो ये सारी चीजें वो यहां से हुई है। तो इसमें लिखना बेटा यूनान की। नामकरण लिखा है क्या? नामकरण में लिखो छोटे बड़े टापुओं से जुड़ा हुआ भाग, छोटे बड़े टापुओं से जुड़ा हुआ भाग यूनान या ग्रीस कहलाता है। यूनान या ग्रीस कहलाता है बेटा, यूनान या ग्रीस कहलाता है। हाँ एक ही बात है। दूसरा नाम लिखना बेटा हेलास, हेलास। और हेलास लिख दो आर्यों द्वारा, हेलास नाम जो दिया गया वो आर्यों द्वारा ऊंचे पहाड़ों के नाम पर, आर्यों द्वारा ऊंचे पहाड़ों के नाम पर जो है इसका नाम क्या रखा गया? और यूनान नाम किसने दिया बेटा? हाँ लिख दो यूनान नाम भारतीयों ने दिया बेटा, यूनान नाम भारतीयों ने दिया था। ठीक है ओके। इसके बाद में देखो बेटा ग्रीस, ग्रीस नाम लिख दो किसने दिया? रोमनों द्वारा दिया गया। और आयोनिया, आयोनिया, आयोनिया जो नाम दिया वो फारसी या अरबी भूगोलवेताओं ने दिया। क्योंकि जो अरबी भूगोलवेता पढ़ेंगे ना बेटा तो वो नाम ग्रीस नहीं लिखेंगे, उनके इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आयोनिया ही पढ़ेंगे। तो फिर आयोनिया ध्यान में रहना चाहिए भी आयोनिया क्या है। हाँ फारसी ब्रैकेट में लिख दो अरबी भूगोलवेता। तो ये नामकरण हो गया बेटा। अब इसमें लिख दो क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें लिख दो बाल्कन प्रायद्वीप का, बाल्कन प्रायद्वीप का दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, बस दक्षिणी पूर्वी भाग। और यहां पर क्या है बेटा? द्वीप ही द्वीप है तो ये क्या कहलाता है? बाल्कन कहलाता है। ठीक है अब इसके बाद में लिखो यूनान जो है ग्रीक है, इसके बारे में लिख लो। लिखो आगे जगह होगी बेटा, हाँ इसके पास में लिख लो यूनान का मानचित्र है ना, उसके पास में लिख लो कि यूनान ओलंपिक खेलों, ओलंपिक खेलों, ओलंपिक खेलों कोमा थिएटर, ओलंपिक खेलों कोमा थिएटर कोमा पुनर्जागरण, कोमा पुनर्जागरण, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना बेटा पुनर्जागरण वाला, पुनर्जागरण लिख दिया। और इसके बाद में लिख दो कोमा औद्योगिक विकास या औद्योगिक क्रांति लिख दो, इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति का जन्मदाता है। मतलब देखो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई है? यूरोप में ही हुई है। यूनान ने यूरोप करना है यहाँ, इसके आगे मतलब याद रखना, क्योंकि ईस्ट इंडिया औद्योगिक रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? इंडस्ट्री रेवोल्यूशन का मतलब देखो उद्योग आप लोग जानते हो, उद्योग किसे कहते हैं? हाँ कविता बेटा आप बताओ उद्योग किसे कहते हैं? देखो उद्योग एक ऐसी आर्थिक क्रिया है, पहला शब्द देखो कितना इफेक्ट है कि उद्योग एक ऐसी आर्थिक क्रिया है, मतलब उसमें ना तो पैसे के बिना कुछ खरीदा जा सकता है, ना उद्योग लगाया जा सकता है, ना उसे चलाया जा सकता है, ना कच्चा माल ना प्रोडक्ट। तो आर्थिक क्रिया है। तो बताओ उद्योग कौन सी आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? बताओ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। उद्योग कौन सी क्रिया में आता है? इकोनॉमिक्स के 3 क्षेत्र होते हैं बेटा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड थर्ड। और प्राइमरी जो सेक्टर है ना बेटा उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल सेक्टर कहते हैं। नेचुरल सेक्टर का मतलब प्राकृतिक क्षेत्र। तो कृषि है, खनिज है, ये सारी चीजें किस में आएगी? प्राथमिक में आएगी। उद्योग द्वितीयक में आएगा, उद्योग द्वितीयक में आएगा। और जितनी भी सेवाएं हैं ना बेटा, जितनी भी सेवा जैसे परिवहन है, बैंकिंग है, बीमा है, ये सारी कौन से की है?
तीसरे की है। और इसी 16 अक्टूबर वाले पेपर में पूछा गया था कि बीमा जो है, बीमा ये किस मतलब जो है मतलब क्षेत्र का भाग है, तृतीय क्षेत्र का। बीमा है, संचार है, परिवहन है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। तो उद्योग क्या कहते, किसे कहते हैं कि उद्योग ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें मानव, मानव मतलब हम लोग, मानव प्रकृति से प्राप्त किसी वस्तु को, भूगोल एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें मानव प्रकृति से प्राप्त किसी वस्तु को तैयार करके अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। रबर हमें कहां से प्राप्त हुआ, प्रकृति से प्राप्त हुआ। मानव ने क्या किया, इसको तैयार किया और तैयार करके एक रोजाना काम में आने वाली वस्तु बना दी, वो क्या है, उद्योग है। प्रकृति से रबर प्राप्त हुआ, मानव ने इसे तैयार करके चेयर बना दी, और चेयर बना दी तो हमारे दैनिक जीवन में काम आ रही है, तो वो हमारे लिए क्या है बेटा, उद्योग है। लेकिन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट किसे कहते हैं, औद्योगिक विकास किसे कहते हैं, औद्योगिक विकास कहते हैं किसी भी राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसमें उद्योगों का रेशा कितना रहता है, भी उद्योगों की भूमिका कितनी रहती है, वो औद्योगिक विकास है। और औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है कि उद्योगों को बड़े पैमाने पर फैला देना, उद्योगों को बड़े पैमाने पर, जैसा कि काम किसने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। अब आप सोच लो कि सन 1600 ईस्वी के अंदर मर्चेंट एडवेंचर्स दल के 100 साहसी व्यापारियों ने मिलकर, कई बुक्स में लिखा हुआ है 31 दिसंबर 1599 और कईयों ने लिखा हुआ है सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। और उसने देखो कितने दुनिया के 1/4 भाग के साथ व्यापार किया है बेटा, उसमें से भारत भी तो एक है। तो इतने बड़े स्तर पर उद्योगों को फैलाना क्या कहलाता है, औद्योगिक विकास। और वो किसकी देन है, यूरोपियों की देन है। और हमने पढ़ा है कि दुनिया का सबसे पहला ओलंपिक 776 ईसा पूर्व जो है वो कहां खेला गया, एथेंस में खेला गया। तो वो थोड़ी स्टोरी भी आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब कि ये ओलंपिक खेलों का जन्म होता है। अब बात करें पुनर्जागरण, बेटा पुनर्जागरण से आप क्या समझते हो, पुनर्जागरण मतलब दोबारा जागरूक, इस शब्द का अर्थ तो यही निकल रहा है। जैसे देखो जो धर्मों में बुराइयां थी, जो धार्मिक बुराइयां थी, उनको समाप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाए गए, जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना कि सती प्रथा। अब सती प्रथा कोई अच्छी प्रथा नहीं थी, आज भी हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है कि भी ऐसे कैसे किसी को जला दिया जाता था पति की मृत्यु के बाद में। लेकिन बेटा उस समय के लिए वो प्रथा बनी है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई सामाजिक कारण तो रहा होगा, है ना। कोई प्रथा ऐसे शुरू नहीं हुई, पर जो भी थे गलत थी। पर प्रथा के पीछे कारण क्या था आपको पता है, तो सती प्रथा पर चलो 2 बातें बताओ मेरे को। क्योंकि उस समय जिस महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी, उस महिला के लिए आगे का जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता था, क्योंकि इतने रूल रेगुलेशन होते थे। वो गांव में, कहीं गांव में आती थी तो उसके कंकड़ पत्थर मारे जाते थे, उसको अलग प्रकार के वस्त्र, जंगलों में निर्वासित होना रहना पड़ता था। वो अपने परिवार के मतलब अपने माता पिता के पास भी नहीं जा सकती थी, ना वो अपने ससुराल में जा सकती थी। तो उसको बहुत मुश्किल या कष्टदायी जीवन यापन करना पड़ता था। तो लोगों ने सोचा कि इससे अच्छी क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। कई बार कई ऐसे स्टेज आते हैं जहां पर ऐसा होता है इससे अच्छा ये हो जाता तो ठीक रहते। तो महिलाओं की स्थिति उस समय की इस प्रकार थी, लेकिन जो भी थी गलत था। तो अब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, या इसके अलावा अपने बात करें राजा राममोहन राय जी थे, है ना, दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने इन बुराइयों को रोकने के लिए काफी प्रयास किया। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, विधवा पुनर्विवाह बाद में शुरू किया गया था। तो ये सारी जो चीजें थी, तो धर्मों में जो बुराइयां होती थी उनका अंत करने के लिए जो आंदोलन हुए थे ना बेटा, उनको हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण आंदोलन कहते हैं। और ये कहां से शुरू हुआ था, इटली का एक शहर है फ्लोरेंस, इटली का एक शहर है फ्लोरेंस। और इसी फ्लोरेंस शहर के अंदर इटली में पुनर्जागरण की क्या होती है, शुरुआत होती है। और शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे बेटा, दांते थे। शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे, दांते थे। तो आपको पूछा जाए कि पुनर्जागरण का अग्रदूत, अग्रदूत मतलब सबसे पहले वाला जो व्यक्ति है, तो जैसे महाराणा प्रताप का अग्रदूत पढ़ते हो ना आप लोग, रावचंद्र सेन, ठीक है, उस प्रकार से आप पुनर्जागरण का जब पढ़ोगे अग्रदूत, तो किसका नाम आता है, दांते का नाम आता है बेटा। तो ये हमने कई बातें पढ़ी हैं कि इसे ओलंपिक खेलों का जन्मदाता भी कहते हैं, और इसे थिएटर का आविष्कार भी यहीं पर हुआ। इसके अलावा इसको पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति का जन्मदाता यूरोप वाला जो क्षेत्र है वो कहलाएगा बेटा। इसके बाद में लिखना कि यहाँ की जो करेंसी है, यूनान की करेंसी लिखो बेटा, करेंसी यूरो है बेटा, यूनान की जो करेंसी, इसके बारे में थोड़ा जान लो तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। करेंसी कौन सी है, यूरो है।
करेंसी यूरो है। 80% भाग पहाड़ी क्षेत्र, 80% भाग जो पहाड़ी क्षेत्र है, 80% जो भाग है वो पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और लिख दो 200 द्वीपों का समूह है बेटा ये। लगभग इसमें कितने द्वीप आते हैं? 200 द्वीपों का ये समूह है, 200 द्वीपों का ये समूह रहेगा। ठीक है, और लिख दो जैतून तेल उत्पादन में इसका तीसरा स्थान है बेटा। जैतून तेल, सबसे ज्यादा जैतून का उत्पादन कौन करता है बेटा? स्पेन करता है। तो जैतून तेल उत्पादन में इसका तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखिए। अब देखो आगे लिखा हुआ है कौन सा? फोनिशियन वासी। ये भी यूनानी एक क्षेत्र है बेटा, जिनको क्या कहा जाता है? फोनिशियन वासी कहा जाता है। और फोनिशियन वासियों की क्या विशेषता रही है कि ये भौगोलिक ज्ञान के प्रथम धनी है बेटा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे पहले भौगोलिक ज्ञान जो है, भौगोलिक ज्ञान के प्रथम धनी इनको माना जाता है बेटा। सबसे पहले जो ज्योग्राफी की बातें इकट्ठी करना जो शुरू किया था वो किसने किया था बेटा? फोनिशियन वासियों ने किया था। तो ये भौगोलिक ज्ञान के प्रथम धनी है। लेकिन दिक्कत कहां रही बेटा? आप लोगों ने एक नाम पढ़ा होगा बेटा, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार पढ़ा है क्या? या थेवा कला का नाम सुना है आप लोगों ने? बेल्जियम के कांच पर सोने की निकासी होती है, और इसके लिए प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है, यही है ना बेटा? प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वो प्रसिद्ध है, और इसी एक ही प्रकार के कई सारे लोगों को क्या मिल चुका है बेटा? अवार्ड मिल चुका है। लेकिन इस परिवार की एक विशेषता भी आपने सुना होगा, क्या? कि यह अपनी जो कला है वो अपनी बहू बेटियों को नहीं सिखाते हैं, ताकि ये जो कला है ये आगे किसी के पास न जा पाए, तो अपनी बहू बेटियों को ये कला नहीं सिखाते। तो इसका मतलब इनकी सोच कैसी? संकुचित सोच बोलते हैं इसको। तो ये फोनिशियन वासी थे ना बेटा, इनकी सोच जो थी वो संकुचित हुई, तो इन्होंने अपने ज्ञान का क्या नहीं किया बेटा? विस्तार नहीं किया। और यूनानियों ने इस बात का क्या उठा लिया? फायदा उठा लिया। दुनिया के सामने कौन आए? यूनानी आए, उनमें ताकत थी आने की, है ना बेटा? और ये सबसे जरूरी बात है भी। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको कई ऐसे बोल सकते हैं कि भी बेटा आप फर्स्ट ग्रेड की मत करो, है ना, आप सेकंड ग्रेड कर लो, आसान है। कईयों को ऐसे बोलेंगे रीड कर लो, तो आसान तो कोई सी है नहीं। लेकिन आप जो आए हो, इतना तो मनोबल होना चाहिए हम लोगों में कि फर्स्ट ग्रेड करना है तो बस डेफिनेटली करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात कि बाकी जो क्या रीट बिना पढ़े हो सकती है क्या? यार उसके लिए भी करनी पड़ेगी बेटा, उसकी भी 0 से शुरुआत होती है, सेकंड ग्रेड की भी होती है। तो अब जो फर्स्ट ग्रेड की आप लोग शुरुआत कर रहे हो तो हमारे पास बहुत ही अच्छा जो है वो टाइम रहेगा। मैंने आपको पहली क्लास में पूरा समझा दिया था बेटा वैकेंसी कब आने वाली है, कब उसके फॉर्म शुरू हो सकते हैं, कब तक पेपर की संभावना है। तो मैं आपको बता दूं कि एक जो संभावना जून जुलाई 2024 की मानी जा रही है, लेकिन उसके बाद अगली जो सीधी संभावना है वो कहां मानी जा रही है? जनवरी 2025 या दिसंबर तक। तो हमारे पास जो है, आप लोग सोच लो कि कितने महीनों का बहुत अच्छे से टाइम है। तो हम एक एक बात, एक एक मैप को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि कहीं कोई दिक्कत आए ना। मेन दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या रहती है तैयारी में? कि बच्चों को फर्स्ट ग्रेड लेवल का कंटेंट नहीं मिल पाता है। दूसरी बात यह रहती है कि जब भी बैच शुरू किया जाता है तो बच्चे फर्स्ट बार कई कर रहे हैं, कईयों ने पिछला पेपर बिना तैयारी के दिया होता है, तो उनको सिलेबस कंप्लीट पर ज्यादा फोकस किया जाता है। बेटा आपको ये पार्ट है, मैं करवा देता हूँ जल्दी जल्दी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल शेड्यूल के माध्यम से होने वाला है। इसका जो शेड्यूल रहेगा अपने थिंकर की क्लास का, ये आज शाम को या कल आपके पास पूरा शेड्यूल पहुंच जाएगा कि भी हम कल की क्लास में कौन कौन से थिंकर पढ़ने वाले हैं। तो आप उससे पहले अगर आपके पास सामग्री है तो आप अच्छे से उनमें के बारे में पढ़ के आइए। डाउट रहे तो यहाँ मेरे से क्लास में करें। तो मैं 4 दिन की जो रहेगी क्लास वो यूनानी थिंकरों की रहेगी, 4 दिनों की। ठीक है बेटा, इसके बाद में जो है यूनानी थिंकर जो है ये आगे है, यूनानी थिंकर शुरू हो जाएंगे। तो 4 दिन की क्लास रहने वाली है। 5वें दिन आपको मैं पूरे की पूरी क्लास का रिवीजन करवाऊंगा, 5 दिनों की क्लास का। ठीक है, जो मैंने कहीं से शुरू किया वो सारा रिवीजन करवाया जाएगा। 6ठे दिन आपकी छुट्टी रहने वाली है। 7वें दिन आपका टेस्ट है। 6ठे दिन आपकी छुट्टी इसीलिए रखी गई है कि पहले मैंने रिवीजन करवा दिया पूरा, और उसके एमसीक्यू भी करवा दिए जाएंगे छुट्टी वाले पहले दिन से। जिस दिन मैं रिवीजन करवाऊंगा ना बेटा, उस दिन आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको प्रश्न का प्रारूप सिखा दूंगा। प्रश्न आएंगे, अलग आएंगे, चेंजेस आएंगे, उनकी भाषा बदली हुई होगी।
तो उस बात को आपको समझ समझ के वो प्रश्न करना है। तो 7 दिनों में हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। इस पार्ट का मंडे को या जो 8वां दिन है उस दिन मैं पूरे का पूरा पेपर सॉल्यूशन लेके आऊंगा, आपकी रैंक बता दूंगा, आपके परसेंटेज बता दिए जाएंगे, और नेक्स्ट जो पार्ट हमारा कौन सा रहने वाला है ये अपने 8वें दिन, फिर 8वें दिन के 3 दिन बाद में अपने कौन से कर लेंगे, अरबी भूगोल बेटा कंप्लीट कर देंगे। फिर उसका भी एक दिन रिवीजन, फिर टेस्ट, और फिर आप लोगों का पेपर सॉल्यूशन रहने वाला है। तो बिल्कुल फिक्स है, इसका पूरा पैटर्न जो है ना बेटा वो कल आपके पास पहुंचेगा क्लास का, कभी अगले जो 15 दिन का शेड्यूल क्या रहने वाला। तो कभी आपको छुट्टी भी हो जाए ना बेटा तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आज तो होमर, इरेटोसिस और ये पढ़ाए हैं, तो इनको आप कहीं से भी आप लोग पढ़ सकते हो। और टेस्ट एक भी मिस नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि सबसे बड़ी बात 10 प्रश्न किए, अच्छा फील हुआ है, कभी पॉजिटिव थिंकिंग आती है। तो इस प्रकार से जब टेस्ट दोगे आप लोग, और दूसरी बात मैं मटेरियल आपको इतना करवा दूंगा बेटा, कोई भी किताब उठा लेना, कोई नोट्स उठाना, किसी भी के साथ भी मैच नहीं होने, इतना कंटेंट मैं आपको दूंगा। चाहे वो सुकरात हो, प्लेटो, मेरे को कम पढ़ाना आता ही नहीं है, ठीक है। फिर लेवल चाहे वो यूजीसी है, कॉलेज लेक्चरर, ज्योग्राफी एक ही बार पढ़नी है आपको, ज्योग्राफी एक ही बार पढ़नी है, और उसमें सारी जो चीजें वो कंप्लीट कर देंगे, चाहे वो कोई सी भी क्लाइमेट है। अपने को ऐसा भी नहीं मानना है कि वो भाग अलग होता है, वो भाग, अपने को पूरा संपूर्ण भूगोल पढ़ना है। अब इसमें कोई सा ही भूगोल है, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाए, चाहे पॉपुलेशन ज्योग्राफी आ जाए, चाहे कोई सी ज्योग्राफी आ जाए, अपने सारा इसी मैटर के हिसाब से पढ़ने वाले हैं बेटा। तो आप लोगों ने पढ़ लिया। फोनीशियन वासियों के बारे में क्या याद रखोगे बेटा, कि फोनीशियन वासी ऐसे लोग थे जिनको भौगोलिक ज्ञान का प्रथम धनी तो माना जाता है, लेकिन इनकी सोच संकुचित होने के कारण इन्होंने अपने ज्ञान का जो विस्तार नहीं किया, और इस बात का फायदा किसने उठाया था बच्चों, यूनानियों ने उठाया था। इसके बाद में देखो, अपने जब बात करते हैं यूनानी भूगोल वेताओं की, ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात है कि यूनानी जो भूगोल वेता है बेटा, इनका काल कब से कब तक हम लोग देखते हैं कि यूनानी भूगोल वेताओं का जो काल रहता है, तो ये यूनानी भूगोल वेताओं का 600 से और 300 ईसा पूर्व के बीच की जो बात है ना बेटा, वो इनका यूनानी भूगोल वेताओं का स्वर्ण काल कहलाता है, ठीक है। ये इनका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काल कहलाता है। 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच का जो काल रहता है वो इनका स्वर्ण। अब इनकी ट्रिक अपने को देखनी है। अच्छा, पुनर्जागरण बेटा, हाँ, धार्मिक जो धर्मों में बुराइयां थी, कई बुरी प्रथाएं थी बेटा, गलत जो प्रथाएं थी, उनको हटाने के लिए, उनको बंद करने के लिए, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो लोगों ने आवाज उठाई ना बेटा, वो पुनर्जागरण है। क्योंकि वो काल ऐसा था कि धर्म के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते थे। मैंने आपको तो उदाहरण भी दिया गैलीलियो का, गैलीलियो का उदाहरण। गैलीलियो ने क्या कोई गलत बात कही थी क्या, उसने सही कहा कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। कोपरनिक्स, और ये तो बात जो कोपरनिक्स ने भी यही बात कही थी, तो ये तो कल के बच्चे हैं। गैलीलियो ने क्या बात कही थी, गैलीलियो ने कहा कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, सूर्य है, और बाकी जो यूनानियों के जो धार्मिक ग्रंथ थे उनमें लिखा हुआ था कि पृथ्वी केंद्र है। या वो इस थ्योरी, जो गैलीलियो की थ्योरी थी, ये उनके धर्म के विरुद्ध थी बेटा। तो गैलीलियो के साथ हुआ क्या, गैलीलियो को बुलाया गया, एक अच्छे से प्याला एक जहर का भरा गया, और धर्म के जो वो बड़े जो होते हैं उन लोगों ने गैलीलियो को वो सबसे पहले बोला कि आप माफी मांगिए, जो आपने धर्म के बारे में ऐसी बातें कही, आप माफी मांगिए। और सुनना यूट्यूब पर गैलीलियो की माफी के शब्द क्या थे। गैलीलियो ने सारा सिद्धांत बोल के और कहा कि मेरी इस थ्योरी को ये लोग ये गलत मान रहे हैं और इसको धार्मिकता का उल्लंघन मान रहे हैं। मैं ये जहर पी के मर जाऊंगा, लेकिन जब मैं मरूंगा, मेरे अंदर से जो एक गैलीलियो पैदा होगा ना, मतलब जो मेरी आत्मा निकलेगी, वो बात तो यही कहेगी क्या, कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। उसने ये बात कही थी और उसको मार दिया गया था। और अब अंत में बताओ, आज आप लोग इतनी अच्छी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, बताओ केंद्र कौन है, सूर्य है बेटा। तो ये आप सोच के देखो कि उन लोगों ने कितना, क्योंकि वो उस समय ज्योग्राफी को थोड़ा और पीछे धकेल सकता था, वो पीछे मतलब थोड़ा और पहले इसको दुनिया के सामने और प्रभावी रूप से ला सकता था, ठीक है। और वैसे ब्रह्मांड के बारे में तो हमारे आर्यभट्ट हैं, भास्कराचार्य हैं, इन्होंने भी काफी पहले जो बता दिया था, अभी सूर्य ग्रहण ऐसे होता है, चंद्र ग्रहण ऐसे होता है, पृथ्वी गोल है, इस प्रकार के जो सारे सिद्धांत है ये भारत में आ गए थे। और हमारी तो बेटा वही बात कि बख्तियार जो खिलजी था उसके द्वारा कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया था, तो उसमें बहुत सारी हमारी कृतियां, बहुत सारे थॉट्स, लाखों की संख्या में बुक्स जल गई थी बेटा उसमें, है ना। तब भारत थोड़ा सा पिछड़ा। अब आपको ट्रिक याद रखनी है बेटा, इसमें आपका हाथ लिख दो बेटा इसके ऊपर, ये आप लोगों की ट्रिक रहेगी बेटा इसमें। तो यूनानी सारे भूगोल वेता इसी ट्रिक के साथ याद हो जाएंगे कि आपका हाथ,
और इतने भूगोलवेताओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है बेटा आपका हाथ। तो देखो ऐसे मैंने बना रखा है, ऐसे किस किस को याद रखोगे बेटा, अरस्तु और एनेक्सिमेंडर को याद रखोगे। अब देखो इनमें थोड़ी थोड़ी बातें, अरस्तु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो एक अच्छी पॉजिटिविटी वाली बात है, यहां से शुरू करेंगे, सुकरात से शुरू करेंगे बेटा, ठीक है। अरस्तु का शिष्य पढ़ेंगे हम लोग, अरस्तु कितना प्रभावशाली था, वो जो वहां के राजा थे उसने अपने पुत्र सिकंदर को इसी के पास तो इन्हीं के पास तो पढ़ने लगाया था, इनका ही शिष्य आता है, ठीक है। तो एनेक्सिमेंडर अभी हम लोगों ने पढ़ा है, विश्व का सबसे पहले मानचित्र बनाया था। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात करेंगे, पैसिडोनियस के बारे में बात करेंगे कि पैसिडोनियस, अभी जो हमने पृथ्वी के बारे में बात करी है। होमर की बात करेंगे, होमर मतलब इलियड्स और ओडेसी ग्रंथ की बात करेंगे बेटा। हिकेटियस जिसको भूगोल का जनक भी कहा जाता है, और यहाँ कई बच्चों में डाउट भी रहता है सर कि हिकेटियस और इरेटोस्थनीज आते तो हम भूगोल का जनक किसे करना, तो डेफिनेटली इरेटोस्थनीज होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रादेशिक भूगोल का जनक पूछा जाए तो कौन है, हिकेटियस। या मैंने आपको एक नाम बताया था कि एच.एफ. टोजर जो है, एच.एफ. टोजर जो है, इन्होंने किसको भूगोल का जनक कहा है बेटा, हिकेटियस ने कहा है। तो ये प्रभाव डालता है इस बात पर, बाकी हम सीधा पढ़ पाते हैं क्या कि ये भूगोल का जनक ये भी है और ये भी है, लेकिन डाउट दो क्लियर रखना कि इसको प्रादेशिक भूगोल का जनक कहते हैं बेटा हिकेटियस को। बहुत ही अच्छी चालाक बुद्धि का व्यक्ति था ये, इसने सारी दुनिया घूम घूम के नहीं देखी, ये एक जगह बैठ गया, जिस जिस देशों से व्यापारी आते थे ना उनको बुला बुला के सारी बातें लिख दी, और ये क्या बन गया, प्रादेशिक भूगोल का जनक बन गया था, ठीक है। हिकेटियस ने 6 प्रमेय भी तो दी है, हिकेटियस ने 6 प्रमेय दिए बेटा, कि वो वही बात कि एक जो व्यास है वो इसको गोलार्ध, इसको 2 भागों में बांट देता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर है। एक दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो सम्मुख के कोण बराबर होते हैं। ये सारी जो प्रमेय है ये किसके द्वारा दी गई, हिकेटियस के द्वारा दी गई थी। हिपार्कस के बारे में बात करेंगे बेटा, ठीक है। थेल्स, थेल्स दुनिया में सबसे पहले दूरी मापने की, अभी जो हम लोगों ने बात की थी, स्टेडिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में थियोफ्रेस्टस जो है, इसके बाद में इरेटोस्थनीज जो भूगोल के जनक है। तो इन सभी के बारे में अपने को पढ़ना रहेगा। तो आज आप लोग बेटा इतना ही, कल आप याद रखें कि सबसे पहले हम कल जो चर्चा करने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे, अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इसके बारे में अपने इसको कर देते हैं।